दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जाली ऑफिशियल। आज जाहिर सी बात है कि बात तो होगी ईरान पर जो हमला बोल दिया गया उसी के ऊपर और फिर जो ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो वो तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन इसका हमारे देश को लेकर विदेश नीति की मद्देनजर अगर हम बात करें कि इस वॉर को लेकर भारत का स्टैंड एक्चुअली क्या होना चाहिए, आइडियली, आदर्श रूप से, और क्या अभी जो भारत सरकार का रुख है वो सही है या नहीं, और इस युद्ध से हमको हमको मतलब भारत को क्या कोई परेशानियां बाय प्रोडक्ट एज ए बाय प्रोडक्ट इस पूरे युद्ध के क्या हमको झेलनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें जो है हम आज समझने की कोशिश करेंगे देश के हमारे पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा साहब से। तो मैं उनको मेरे साथ जोड़ रहा हूं और उनका हम लोग स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे मैंने अभी अपनी भूमिका में कहा सर कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, जो विटनेस कर रहे हैं, आप अगर हमारे देश के हित के नजरिए से अगर देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान के ऊपर हमला कर दिया। और अभी अभी जो सूचना आई है, अभी अभी क्या मतलब कुछ पुरानी हो गई, उसमें अमेरिका के पार्लियामेंट के सामने अमेरिका की फौज की तरफ से कहा गया है कि ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होने वाला था, अभी तत्काल कोई हमला नहीं होने वाला था। तो फिर ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला क्यों किया? जी। अब वो जमाना लद गया जब हम किसी के बारे में कह सकते थे कि इसकी शक्ल हमको पसंद नहीं है, इसलिए इसके मुल्क के ऊपर हम हमला करेंगे। इतिहास में एक बहुत मशहूर लड़ाई हुई है जिसका नाम है वॉर ऑफ जेनकिंस ईयर। जेनकिंस एक अंग्रेज नाविक था जो स्पेनियर्स ने कि किसने उसका कान काट लिया, तो इंग्लैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने उस मुल्क के साथ जंग छेड़ दी। अब ऐसा नहीं होता है, वो जमाना लद गया। लेकिन ट्रम्प साहब दुर्भाग्य से उसी जमाने को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको अयतुल्ला खामनी पसंद नहीं है, उसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको मार गिराएंगे, ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, जितना नुकसान हो सकता है वो उठाएंगे। तो एक तो प्रश्न ये पक्ष ये हो गया। दूसरा जो पक्ष है, आपने कहा कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 1991 में अल्पकाल के लिए मैं वित्त मंत्री था, उस समय जब कुवैत और इराक का युद्ध हुआ था। बिल्कुल सर। फिर दोबारा 2002 में मुझे याद पड़ता है जहां तक, फिर इराक कुवैत का युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका कूद पड़ा और उस समय मैं वित्त मंत्री था। तो हमारे देश के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है कि तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर भाग जाती हैं। अभी बात चल रही है ना, आज तो हमारा मार्केट बंद था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत $100 पहुंच गई है। जी। तो अगर $100 प्रति बैरल है और हम अपना लगभग सारा तेल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिसमें एक बड़ा भाग है ईरान का और अदर गल्फ कंट्रीज का, और वो रास्ता भी अवरुद्ध हो गया और कीमतें भी भाग गई ऊपर, तो हमारे तेल के सप्लाई के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और कच्चा तेल एक ऐसी चीज है जो केवल मोटर कार में नहीं यूज होता है, दुनिया भर में कई चीजों में उसका इंडस्ट्री में उपयोग है, डीजल का। तो इसलिए अब क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी वस्तुओं का देश में, उसकी कीमतें ऊपर भागेंगी। कोई कंज्यूमर के ऊपर तो दया करेगा नहीं, वो सब ये कंज्यूमर से वसूलेंगे,
उसका नतीजा ये होगा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कीमतें भागेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई के ऊपर उसका असर बढ़, दुनिया भर का इतना असर पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर कि अगर एक लाइन में कहें तो हमारा जो ग्रोथ रेट है, विकास का दर है, वो नीचे आ जाएगा जी। ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये असर हमारे देश के ऊपर पड़ने वाला है। अब इसका एक तीसरा पक्ष भी है, अगर आप कहें तो मैं अभी कहूं, नहीं तो बाद में कहूंगा। भारत सरकार के रुख के बारे में जी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार हमारा जो संविधान है ना, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट को पावर है संविधान को अमेंड करने का, संशोधित करने का, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो संशोधित नहीं हो सकता है। उसी प्रकार हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही, आज से नहीं, जब हम आजाद नहीं हुए थे उस समय से, और हम जब आजाद नहीं हुए थे तब से एक हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है। अब वो फॉरेन पॉलिसी एक नैतिकता के आधार पर बनाई गई थी, इसी के चलते जब हम आजाद हुए और एकदम गरीब देश थे, हमारे पास कोई मिलिट्री ताकत नहीं थी, लेकिन बड़ी भारी एक मॉरल ताकत थी, नैतिक शक्ति थी, जिसे दुनिया भर के देश भारत को के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जो कि दोनों पक्षों को मिलाकर राष्ट्रीय सहमति के आधार पर बनी है, वो पॉलिसी, उस पॉलिसी का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के की तरह फॉरेन पॉलिसी का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई सरकारें तो आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, कुछ पॉलिसीज आप बदल देते हैं, लेकिन एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। अब यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे रेलिवेंट हो गया? इस तरह रेलिवेंट हो गया कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बराबर दुनिया ने भी और भारत ने भी बराबर ये कहा है कि 2 स्टेट थियरी होनी चाहिए, इजराइल भी रहे, पैलेस्टाइन भी रहे, और दोनों पास पास रहें, नेबर रहें एक दूसरे के, और शांतिपूर्ण ढंग से रहें। भारत का भी यही कहना रहा है और दुनिया का भी यही कहना रहा है, और अनेक ऐसे यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजोल्यूशंस हैं जिसमें ये कहा गया है कि 2 स्टेट थियरी पर चले दुनिया। अब हमने क्या किया है? हमने सब उलट पलट कर दिया। एक तो मोदी जी, किसने उनको कहा कि आप इजराइल चले जाओ ये युद्ध छिड़ने के 40 घंटे पहले, और उसके बाद वहां से लौट कर आए, वहां जोर जोर से कहा कि हम बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हैं, और अब जो भी रवैया रहा है भारत सरकार का, वो यही दिखा रहा है कि पुराने दोस्त ईरान को बिल्कुल छोड़कर दरकिनार करके हम सॉलिडली आज इजराइल के साथ खड़े हैं, जो कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल विपरीत है। अब हाँ, मतलब इसी के बाद का मेरा प्रश्न है, ये उस समय भी पूछने वाला था। अब ये तो है, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, इससे हमारे मतलब हमको, मतलब देश को क्या नुकसान है अभी या आने वाले वक्त में, या कोई फायदा है? नहीं, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान ही नुकसान इस तरह है कि एक तो हमारी जो मॉरल, जैसे मैंने कहा, नैतिक शक्ति थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोग इज्जत के साथ हमको सुनते थे, इसलिए कि हम एक ऐसे देश की तरफ से बोलते थे जिस देश की विदेश नीति नैतिकता पर आधारित थी। वो खत्म हो गई। हम दूसरी बात कि हम अमेरिका के पिछलग्गू देश के रूप में अब सामने आ गए। आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों साथ साथ हैं, युद्ध में भी साथ साथ हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। जी। अब ये
उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो दो बब्बर शेर एक मेमने पर आक्रमण कर रहे हैं। जी। तो अब इसमें आपने मेमने का साथ नहीं दिया, आपने साथ दिया शक्ति का, आपने साथ दिया बब्बर शेरों का, और ये आपकी जो पूरी पॉलिसी रही उसके विपरीत है, तो दुनिया में आपकी साख गिरेगी और गिर रही है। अमेरिका में मैं बताऊं आपको कि इस युद्ध के खिलाफ, उसको वो लोग अमेरिकन कहते हैं पुश बैक, उसका विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के पार्लियामेंट में भी शुरू हो गया है, लोगों के पैमाने पर भी शुरू हो गया है। लेकिन भारत में सरकार का के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार आज उन आक्रमणकारियों के साथ खड़ी है जिन्होंने हमारे दोस्त ईरान के ऊपर हमला किया है। मैं एक बड़ा, जिस दिन हमला शुरू हुआ उसी दिन से लेके अब तक का मैं प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया एक्स के टाइमलाइन को मैं देख रहा था, और तमिलनाडु में डीएमके का जो है वो अंत निश्चित है, वहां से ऐसी बहुत सारी बातें उसमें देखी गई 1 तारीख को, और कहा गया कि भाई बड़े घोटाले हैं। हाँ, मतलब फोकस पूरा दिन, मतलब सुबह से हमला शुरू हो चुका है, लेकिन दिन उनका चल रहा है तमिलनाडु पर, और डीएमके को गालियां दे रहे, कांग्रेस को दे रहे। उस तारीख को शाम को उन्होंने 3 मैसेज किए हैं, उसमें से 2 नेतन्याहू को हैं और एक जो है वो यूएई के इनके जो शेख साहब है उनको है। उसके बाद मैं फिर देख रहा हूँ, मतलब मैं कल भी देखा, आज भी आपसे बात करते करते मैं उसको चेक कर रहा हूँ, तो वो किंग ऑफ जॉर्डन को मैसेज कर रहे हैं, बहरीन के राजा को मैसेज कर रहे हैं, और सुभाषित जो संस्कृत में हर एक वो एक दिन लगा देते हैं वो भी लगा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि खामेनी साहब से क्या निजी रूप से कोई मोदी जी की दुश्मनी थी? आपने जैसे कहा कि पुराने दोस्त थे, हम पुरानी 2 सभ्यताएं हैं और 2 सभ्यताओं के बहुत पुराने गहरे रिश्ते रहे हैं। और वो मोदी भी 16 में, आई थिंक 16 में या 17 में जाके ये सब चीजें बोल आए थे, और कुरान, एक 7वीं सदी का कुरान भी गिफ्ट करके आए थे। तो ये मतलब क्या ये सिन्हा सर इसको क्या फेलियर माने, या जैसे हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं, इसका हिंदी में क्या कहूं कि गुजराती में है, इसका हिंदी ये होता है कि आप जाग रहे हो, बिस्तर में हो, जाग रहे हो, लेकिन सोने का दिखावा कर रहे हो, मतलब क्या आप नींद में हो ऐसा दिखावा कर रहे हो। एक उसका एक मतलब ये होता है कि वो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नींद में ऐसा दिखावा वो करते हैं, ऐसे इसका हिंदी में अर्थ ही होता है। तो ये जानबूझकर सिर्फ आंखें मूंद रहे हैं, और मूंद रहे हैं कि खामेनी साहब के कत्ल के बाद उनको मारा गया, उनके साथ बहुत सारे लोगों को मारा गया, उसके बाद एक लफ्ज उनके प्रति शोक संदेश का भी अब तक मोदी साहब के ओर से सुनाई नहीं दे रहा है, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें, मतलब किस तरह से डिफाइन करें इस चीज को? और जॉर्डन के राजा को कर रहे हैं, बहरीन के राजा को कर रहे हैं, इन सबको कर रहे हैं मैसेज। अभी वहां तो अमेरिकन बेस पे हमला हुआ है ना, वहां इन लोगों ने तो यूएस जो मिलिट्री बेसिस है वहां पे हमला किया है, वहां के सिविलियन पर थोड़ी किया है। तो इन राजाओं को, इन सबको फोन कर रहे हैं, यूएई वाले को फोन कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट वाले को फोन कर रहे हैं, लेकिन जिसको मार दिया गया, जो हमारा पुराना दोस्त है, उस बारे में एक लफ्ज भी नहीं अब तक। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, बहुत कोशिश की, लेकिन तो मैं जोड़ दूं, मयूर जी आपने जो कहा उसमें मैं जोड़ दूं कि इन लोगों को जिनको उन्होंने फोन किया, इनको फोन करके उन्होंने ईरान को कंडेम किया। जी, ईरान की तरफ से तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं जी, लेकिन खमेनेई के बारे में एक शब्द कहीं नहीं निकला। कहीं ऑफिशियली भी इन्होंने इस बात की कोई शिकायत नहीं की, भर्त्सना नहीं की कि भाई उसको क्यों मार दिया गया। और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है। लड़ाई में भी नियम कानून कायदे लागू होते हैं, उसके लिए वियना कन्वेंशन बना हुआ है, और उसमें यह है कि भाई जो नॉन कॉम्बैटेंट है
उसको आप नहीं मार सकते हैं, सिविलियंस को नहीं मार सकते हैं। खेमनेई क्या था? सिविलियन था ना, सिविलियन हेड ऑफ गवर्नमेंट था, उसको आपने किस हैसियत से मार गिराया? तो देखिए, पूरी दुनिया में एक जंगल राज कायम हो रहा है। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश बन गया है अमेरिका की मदद से, और आज अमेरिका इस युद्ध में उसके साथ खड़ा है, भाग ले रहा है। तो इस शक्ति के सामने दुनिया, उस क्षेत्र के जितने देश हैं वो सब लाचार हैं, ईरान भी लाचार है। तो इस मौके पर हम किसके साथ खड़े हैं? जो आक्रमण करने वाला है उसके साथ खड़े हैं। जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है उसके साथ हम खड़े नहीं हैं, जिसके साथ हमारा सदियों का संबंध है। और छोड़ दीजिए सदियों के संबंध की बात, इतिहास को 1 मिनट के हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। चाबहार पोर्ट कहाँ है? हाँ, चाबहार पोर्ट, जो जिसके थ्रू हम जाएंगे ईरान होके अफगानिस्तान और पूरा सेंट्रल एशिया, क्योंकि पाकिस्तान हमको रास्ता नहीं देगा। तो आपने ईरान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, उसको दुश्मन बना लिया। अगर चाबहार पोर्ट अमेरिका के कहने पर आपने एक तरह से छोड़ ही दिया, जी, तो आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कैसे जाएंगे? ये तो एक छोटा आपका जो बाबू है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो भी आपको बताएगा कि भाई इस पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका आपको रास्ता नहीं देगा, इजराइल आपको रास्ता नहीं देगा, वो रास्ता देगा आपको ईरान। तो हर दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से हमको, हमारे लिए आवश्यक है कि हम ईरान के साथ बेहतर से बेहतर संबंध बना के रखें। और अगर ईरान के ऊपर आक्रमण हुआ है तो आज के दिन हमको ईरान के साथ खड़े होते दिखना चाहिए, न कि आक्रमणकारी इजराइल और अमेरिका के साथ। अब सर, ये कभी ना कभी, जैसे अभी हम अपडेट्स हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, ये हो सकता है लंबा चलेगा, ये तुरंत समाप्त नहीं हो सकता, या हताहत दोनों तरफ से हो रही है। ईरान भी जो है वो काफी काउंटर रिस्पॉन्स, मतलब अपना वो जो जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि अब आने वाले, क्योंकि यहाँ ये सुप्रीम लीडर इन द सेंस रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, शिया कल्ट जो पंथ है उसके रिलीजियसली सुप्रीम लीडर थे, और ऑब्वियसली दुनिया भर में जितने भी शिया जहां भी रहते हैं उन सब के वो लीडर थे। अब इनको, जैसे आपने कहा कि इस तरह से इनका कत्ल कर दिया गया, और हमारा रवैया ईरान के लोग देख रहे हैं। अब वो वहां के लोग उस रिजीम से खफा थे या इनके खिलाफ थे, ये क्या था वो उस पर एक अलग सी बात हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये तो नहीं था कि किसी ने ये कहा हो कि भाई मार दिया गया, वो अच्छा किया गया। और हम इस तरह से, जैसे आप और हम कह रहे हैं कि खड़े हैं हमलाखोरों के साथ, तो ईरान के साथ आने वाले दिनों में क्या कभी हमारे रिश्ते इस परछाई में ही नहीं रहेंगे, इस साए में रहेंगे ना, कि आपने तो हमारे साथ ये किया था। तो कभी वो, और तेल भी तो हमने बहुत खरीदा, मतलब ईरान से फायदा भी हमने बहुत लिया हुआ है। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं मानता हूं कि हमने एक बड़ी भारी भूल की है जी, इस जंग के बारे में। हमने एक बड़ी भारी भूल की है, और इसका खामियाजा कई वर्षों तक भारत को भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए शायद ये संभव नहीं होगा कि युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हमारे रिश्ते जो हैं वो नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं ईरान के साथ। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ईरान में अब रेजिम कौन सा आता है, ये लोग क्या करते हैं ईरान के साथ। क्योंकि जब ट्रम्प कह रहे हैं कि युद्ध अभी कई हफ्ते चलेगा, तो इसका मतलब कि वो क्या ईरान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, क्या बिल्कुल उसको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे? तो अभी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि खेमनेई के मरने के बाद भी जो इन्होंने उम्मीद की थी कि वहां तत्काल रेजिम चेंज हो जाएगा, वो नहीं हुआ।
ईरान में उसी विचारधारा के लोग आज भी शासन में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद कोई रेजिम चेंज नहीं हो, अमेरिका को ही वापस आना पड़े, और फिर सब कुछ वहां पर अगर सामान्य होता है तो हमको ईरान के साथ फिर मित्रता का व्यवहार करने में और मित्र बनाने में बहुत वक्त लगेगा। ये मेरा असेसमेंट है। ये जो हमारे पास, बिल्कुल सही सर, ये जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं अभी, अब वो जमीन रास्ते से ईरान तक पहुंचने की इजराइल की सेना जो है वो तैयारी या कहें या तो कोशिश शुरू कर दी है। लेबनान में भी बताया जा रहा है कि लेबनान में इजरायली सेना घुसी है जब हम और आप इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब, और 30,000 लोगों ने घर छोड़े हैं वहां पे। कुछ मोर देन 60 फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनको खाली करवाया गया है। और तो इनको ये है कि कैसे भी करके जमीनी रास्ते भी ईरान तक पहुंचना है। और क्योंकि वही तभी तो आप किसी का तख्ता पलट, एयर स्ट्राइक से तो तख्ता पलट नहीं होता, तो ये कोशिश मेरे ख्याल से शुरू होती हुई दिखाई देती है। आखिर सर एक सवाल हमें पूछना है आपसे, इस बातचीत को हम लोग कंक्लूड करें उससे पहले। सर, संसद का सत्र अभी शुरू भी हो जाएगा होली के बाद, 9 तारीख से शायद शुरू हो रहा है। तो वैसे संसद को तो कोई मतलब विपक्ष का नाम लेते हैं लेकिन खुद ही चलने नहीं देते हैं, वो अलग बात है। तो इस बार भी तो ऐसा ही होगा ना, इस मामले पर भी तो सवाल तो उठाए जाएंगे। तो संसद मेरे ख्याल से आज भी इस वक्त भी जो है जब शुरू होगी तो बंद होने के लिए होगी, एडजर्न होने के लिए होगी, या कोई आप इसमें कोई ठोस बातचीत इस पर चर्चा होती हुई आपको दिखाई देती है? मैं आपको एक बात, इस बात की याद दिलाना चाहूंगा कि 2002 में जब अमेरिका ने कुवैत के रास्ते इराक के ऊपर आक्रमण किया था, तो भारत की संसद ने, दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया था सर्वसम्मति से। वो प्रस्ताव चेयर की तरफ से आया था, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम अमेरिका की जो एक्शन है, उसकी जो कार्रवाई है, उसकी भर्त्सना करते हैं। ये हम लोगों ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पास किया था, पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर। मुझे लगता है कि इस बार भारत की संसद को एक बार फिर इकट्ठे होकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चेयर की तरफ एक प्रस्ताव चेयर की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए, जिसमें हम अमेरिका और इजराइल की भर्त्सना करें कि हम इस आक्रमण का सपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन क्या मोदी जी इसको होने देंगे? क्या बीजेपी इसको होने देगी? मैं आपसे बहुत वेदना के साथ इस बात को कह रहा हूं मयूर जी, कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो देश के अंदर उनकी नीति है उसका एक एक्सटेंशन है। देश में वो क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान। विदेश में क्या कर रहे हैं? यहूदी और मुसलमान। हम यहूदियों के साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हैं भाई? आपके दुनिया भर के मुसलमान आपके दुश्मन हैं। तो ये जो नीति है, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमारी विदेश नीति की जो बेसिक स्ट्रक्चर रही है उसके बिल्कुल विपरीत, कोर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बिल्कुल विपरीत है। संसद को इसका संज्ञान लेना चाहिए। संसद चले ना चले, लेकिन विपक्ष को इंसिस्ट करना चाहिए कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया जाए और सर्वसम्मति से उसको भारत की संसद में पास किया जाए। उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आज इसी बातचीत को यही समाप्त करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आपने वक्त निकाला और इस मुद्दे पर हमारे दर्शकों के लिए बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये बातचीत थी, आपने सुनी। ये आपको कैसी लगी ये परिचर्चा? आप इस पर अपनी राय जरूर से हमको लिख के कमेंट के जरिए दें। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और ये मंच आप ही का है, चैनल आप ही का है। इसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का।
हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।